तो प्यारे बच्चों, जैसा कि कई दिन से हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय भाषा उत्सव के बारे में। भारतीय भाषा उत्सव में सीख रहे हैं कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और उन भाषाओं के नाम पर कई बार ये समस्याएं खड़ी हो जाती है कि लोग एक दूसरे का विरोध करना शुरू कर देते हैं एक दूसरी भाषा का। उसके नाम पर देश में कई जगह दंगे होना शुरू हो जाते हैं। इसी कारण से सरकार ने यह प्रयास किया है कि बच्चों को विद्यालय के स्तर पर भारत की भाषाओं के बारे में बताया जाए और सारे ही लोग एक दूसरे की भाषाओं के बारे में जान सके, समझ सके, ताकि भाषा के नाम पर जो विवाद खड़ा होता है उस समस्या का समाधान किया जा सके। बच्चों, कल हमने चर्चा की थी कि प्रारंभ में धरती की सारे मनुष्यों की कोई एक ही भाषा थी। कोई भी मनुष्य पृथ्वी पर पैदा हुआ होगा तो कोई सिखाने वाला तो नहीं था ना, मनुष्य तो नहीं था कम से कम कि कोई आदमी सिखा दे नए आदमियों को। भाई वो पहले ही आदमी था, उनको सिखाता कौन थे। लेकिन ऐसा जरूर कह सकते हैं भाई जिसने यह पृथ्वी बनाई है अपनी धरती, वो ईश्वर जरूर था सिखाने वाला। तो उस ईश्वर ने उन मनुष्यों को भाषा सिखाई, इसलिए हम सभी उस पहली भाषा को क्या कहते हैं, देव भाषा कहते हैं ना। देव भाषा का मतलब है देवताओं की भाषा, क्योंकि वो ईश्वर ने सिखाई है। या जो लोग ईश्वर को नहीं मानते वो कह सकते हैं भाई वो नेचुरल लैंग्वेज है, तो कह सकते हैं भाई कि वो प्राकृतिक लैंग्वेज थी, क्योंकि प्रकृति से सीख ली लोगों ने चीजें देख देख के, तो प्राकृतिक कह देते हैं। बस इतना अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। आज अपन इस बिंदु पे चर्चा करेंगे बच्चों कि जो संस्कृत भाषा है वो सब भाषाओं की जननी कैसे है, यानी कि जो आज भाषाएं बोली जाती हैं पूरे भारत में, पूरी दुनिया में, वो कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा से कैसे बनी है, कैसे प्रभावित हुई है, इसकी चर्चा आज हम अपने टॉपिक में करेंगे। तो देखो बच्चों, इस चीज की परीक्षा करने का हमारे पास क्या उपाय है कि वो सारी भाषाएं संस्कृत भाषा से निकली हैं। एक तरीका और सबसे अच्छा तरीका तो ये है बच्चों कि हम सभी भाषाओं के शब्दों को देखें, सभी भाषाओं के शब्दों को पकड़ें और ये देखें कि उन सभी भाषाओं के ज्यादा शब्द किस भाषा से मिल रहे हैं। तो आज जैसे उदाहरण के लिए हम केवल इंग्लिश भाषा को लेते हैं। इंग्लिश में बच्चों ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आपको यूं की यूं संस्कृत में मिलेंगे और उनका अर्थ भी बहुत सारे शब्दों का बहुत समान है, सेम है बिल्कुल। जैसे कुछ शब्द हमने लिए, देखो संस्कृत में एक शब्द बोला जाता है बच्चों ट्री। ट्री का मीनिंग क्या होता है? उसी से इंग्लिश में क्या बन गया? मीनिंग तीन है। इसी प्रकार बच्चों एक शब्द होता है संस्कृत में अर्थ। आचार्य चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, है ना, आचार्य चाणक्य की किताब। उसमें बच्चों उन्होंने वैसे तो अर्थ पैसे को भी कहते हैं, आप पैसे को, आर्थिक चीजें उन्हीं को कहते हैं, पैसे और संपदा से जुड़ी हुई चीजों को। लेकिन आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक जो अर्थशास्त्र है संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, उस भाषा में पृथ्वी के लिए अर्थ शब्द का इस्तेमाल कर रखा है। और इंग्लिश में हम पृथ्वी के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? तो संस्कृत से निकला कि नहीं? आगे देखो, ऐसे ही बच्चों एक संस्कृत में शब्द आता है अन्वेषण, जिसका मतलब होता है खोज करना, छानबीन करना। इससे ही भाई इंग्लिश भाषा में कौन सा शब्द बढ़ गया? इनोवेशन। इंग्लिश में बच्चों इसका मीनिंग भी होता है खोज करना या आविष्कार करना। ऐसे ही संस्कृत में एक और शब्द है बच्चों जिसको कहते हैं खंडन। खंडन होता है किसी की बात का को काट देना, खंडित कर देना, उससे सहमत न होना। इंग्लिश में खंडन को कैसे ले लिया? कंडेम्न। कंडेम्न कहते हैं, कंडेम या कंडेमन, ठीक है। ऐसे ही बच्चों एक शब्द है पोरस। पोरस एक राजा का नाम भी था, वो बहुत बलशाली था शायद, इसीलिए उसका नामकरण पोरस हुआ होगा, भाई पोरुस भी कह देते हैं। तो संस्कृत में बच्चों पोरस कहते हैं मनुष्य के सामर्थ्य को, बल को। इंग्लिश में इंग्लिश वालों ने उसी का क्या बना लिया? फोरस। पोरस से फोरस बन गया। इसका मतलब भी क्या होता है? बल। फोर्स, बल लगाना, ठीक है। तो इस प्रकार के बच्चों ये केवल गिने चुने शब्द नहीं है, ऐसे लगभग 500 शब्दों की सूची तो मेरे पास है। इस विषय पर एक छोटी सी पुस्तिका का प्रयास कर रहा हूँ मैं लिखने का, जो लगभग पूरी हो चुकी है। उसमें ऐसे लगभग 500 शब्द तो मेरे पास हैं, और केवल इंग्लिश के ही नहीं बच्चों, जर्मन के, प्राकृत भाषा के, तमिल भाषा के,
पंजाबी भाषा के, और भारत में और दुनिया में जो दूसरी जैसे ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक भी एक पुरानी लैंग्वेज है, लैटिन भी एक पुरानी लैंग्वेज है, इन सारी ही भाषाओं के बहुत सारे शब्द बच्चों ऐसे हैं जो संस्कृत से या तो ऐसे के ऐसे ले रखे हैं या उनमें थोड़ा बहुत बदलाव करके उन लोगों ने अपनी भाषा में उनको रख लिया। तो इससे क्या निश्चित होता है, तो क्या साबित होता है इस बात से कि सब भाषाएं संस्कृत से ही निकली हैं, क्योंकि संस्कृत के जो मूल शब्द है ना, वो मूल शब्द हमें दुनिया की सारी भाषाओं में देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, लेकिन यहाँ एक प्रश्न चिन्ह यहाँ भी खड़ा हो सकता है, ये खड़ा हो सकता है। कोई कह सकता है कि सर आपने तो कह दिया संस्कृत से सारी भाषाएं निकली हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है भाई संस्कृत ने थोड़े से शब्द तो अंग्रेजी से ले लिया हो, जैसे इनोवेशन शब्द अंग्रेजी से ले लिया हो, संस्कृत में आगा इनोवेशन बन गया हो सकता है कि नहीं? ऐसा प्रश्न उठा सकते हैं कि नहीं बहुत सारे लोग। तो फिर क्या समाधान निकलेगा बच्चों? फिर उसका समाधान ये निकलेगा, हम सारी भाषाओं में से ये देखेंगे कि उन सभी भाषाओं में सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी है। भाई उसी से स्पष्ट हो जाएगा ना, जो सबसे पुरानी है उसी में से शब्द निकले होंगे कि नहीं? बाकी की भाषाएं तो नहीं है, उन्होंने तो इधर उधर से शब्द पकड़े होंगे जो नई भाषाएं हैं। तो इस चीज की परीक्षा करने के लिए हम ये देखेंगे कि उनमें सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। अब सबसे पहले बच्चों देखते हैं इंग्लिश को उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं। इंग्लिश भाषा बच्चों, जैसे ईसाई समुदाय का उदय हुआ ना, जो ईसाई धर्म वाले लोग हैं, उनका समय बच्चों लगभग 2000 या उसके आसपास का समय बताते हैं कि इतना समय हुआ है अंग्रेजों का ईसाइयों का मत बने हुए, तभी से इंग्लिश भाषा बनी है। तो कितना समय हुआ? लगभग 2000 मान लो। लेकिन अच्छा मुसलमानों का है, जैसे उर्दू और फारसी अरबी लैंग्वेज बोलते हैं, उसको कितना समय हुआ है बच्चों? उसको बताते हैं लगभग 1400-1500 साल। तो वो भी 1400-1500 साल पुरानी भाषा हुई। इसी प्रकार बच्चों भारत की जैसे बहुत सारी भाषाएं हैं, हिंदी है, दूसरी भाषाएं हैं, उनको भी अगर हम उनका समय देखें कि उन भाषाओं की उत्पत्ति लगभग किस काल से शुरू होकर किस काल तक हुई, तो उनका समय भी 2-2.5 हजार 3,000 इतना ही निकलेगा, इससे पुराना नहीं निकलेगा। अब आते हैं संस्कृत पर। तो देखो बच्चों, वैसे तो जो आधुनिक इतिहासकार है ना, जो समय के बारे में बताते हैं कि किस ग्रंथ को, किस संस्कृति को, किस भाषा को कितना ज्यादा समय हो चुका है, वो बताते हैं बच्चों लगभग 2,500 से 3,000। दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक, उसका नाम है ऋग्वेद, और उसका समय बताया जाता है बच्चों लगभग 2,500 से 3,000 साल पुराना। यानी कि आधुनिक इतिहासकार भी क्या मानते हैं कि ऋग्वेद जो दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक है वो लगभग 3,000 साल पहले लिखी गई। यानी कि जो आधुनिक इतिहासकारों की बात माने तो कम से कम इन सारी भाषाओं से जो पुरानी फिर भी संस्कृत होगी नहीं। भाई सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है धरती का, मान लो वो लिख रखा है संस्कृत में, तो संस्कृत भाषा सबसे पुरानी मानी जा सकती है कि नहीं? उससे भी मानी जा सकती है। लेकिन बच्चों जो भारतीय विद्वान है, अपनी संस्कृति से जुड़े विद्वान हैं, वो ऐसा बताते हैं कि अपने जो वेदों की उत्पत्ति को और धरती की उत्पत्ति को कितना समय हुआ है? लगभग 2 अरब साल। लगभग 2 अरब साल हो गया बच्चों। 1,96,8,53,124-25 साल लगभग इतना कुछ समय हो गया। तो देखो करोड़ों साल पुरानी वेदों का समय बता दिया। अब वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? वेद बच्चों संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर संस्कृत भी उतनी ही पुरानी भाषा हुई कि नहीं जितना वेदों का समय बताया जाता है। तो इससे क्या साबित हुआ? इन बातों से साबित हुआ दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? संस्कृत। और ये भी साबित हो गया भाई जब सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है ना, तो संस्कृत ने किसी और भाषा से शब्दों को नहीं लिया, बल्कि ये जो मिलते जुलते शब्द हैं बच्चों, ये संस्कृत से ही दूसरी भाषाओं ने ग्रहण किए हैं धीरे धीरे। ठीक है। अच्छा कुछ शब्द तो ऐसे हैं बच्चों, हिंदी में भी आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे जिनको तत्सम शब्द कहते हैं आप, जो संस्कृत से जो हिंदी में ले लिए जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे शब्द बच्चों जो दूसरी भाषाओं में गए हैं, जैसा उनको संस्कृत में लिखते हैं बोलते हैं, वैसा ही उच्चारण और लेखन उनका लगभग दूसरी भाषाओं में है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं, बहुत थोड़े शब्द भाई जो संस्कृत में तो कुछ और लेते हैं नाम,
लेकिन मान लो इंग्लिश में बोल रहे हैं उन्हीं को, तो थोड़ा सा बदल जाता है वो। अब उस बदलाव का कारण क्या है बच्चों? देखो, भारत से सीधे ही वो इंग्लैंड नहीं पहुंचे वो भाषा या वो शब्द। कैसे पहुंचे भाई? मध्य एशिया के जो अरब देशों के जो व्यापारी थे ना, वो आते थे भारत में व्यापार करने, स्थल मार्ग से, धरती के मार्ग से, और भारत के व्यापारी भी अरब देशों में जाते थे। तो क्या हुआ बच्चों? अरब देशों से ज्यादा संपर्क होने के कारण पहले जो अपनी संस्कृत और गणित विद्या और दूसरी विद्याएं थी, वो पहले कहाँ पहुंची? अरब के देशों में, मध्य एशिया के देशों में। मतलब संस्कृत से जो शब्द निकले और अरब के देशों में पहुंच गए, वहां उनमें थोड़ा सा बदलाव हुआ, या वो न्यू संस्कृत से आगे। लेकिन बच्चों, फिर जो यूरोप के देश थे भाई, वो मध्य एशिया के देशों में आते थे व्यापार करने के लिए, अरब देशों में। वो सारा ज्ञान विज्ञान संस्कृत भाषा के शब्द वो ऐसे ही यूज होते होते भी फिर इंग्लैंड और यूरोप जैसे देशों में पहुंच गए। तो देखो, अरब के देशों में थोड़ा सा बदलाव आया, फिर उससे आगे कहीं जाएंगे तो और ज्यादा बदलाव आएगा कि नहीं? एक कारण तो बच्चों ये है कि इंग्लिश में बहुत सारे शब्द ऐसे दिखेंगे आपको जिनका उच्चारण थोड़ा सा बदल जाता है, तो आप कहेंगे नहीं सर आप तो ऐसे ही कह रहे हो, ये तो मिलता तो है ही नहीं। उसका कारण ये है कि वो सीधे इंग्लैंड नहीं पहुंचे, कई कई देशों से होकर बाद में यूरोप पहुंचे हैं। दूसरा कारण बच्चों ये है, अपना देश है लगभग समशीतोष्ण, भाई बराबर मात्रा में गर्मी भी पड़ती है, ठंड भी पड़ती है, लगभग ऐसा देश है अपना, सम जलवायु वाला। लेकिन जो यूरोप के देश हैं बच्चों, वहां क्या होता है? ठंड ज्यादा पड़ती है, 8 या 10 महीने बर्फ ही पड़ी रहती है। उसके कारण क्या होता है बच्चों? यूरोप के और अमेरिका के जो लोग हैं, उनका मुंह थोड़ा कम खुलता है, वो किसी भी शब्द को बोलेंगे तो पूरा नहीं बोलते, कई बार तो थोड़ी सी ध्वनि निकलेगी बस किसी शब्द की, पूरा शब्द तो बोलते ही नहीं। आप जैसे बोलेंगे कंप्यूटर, पूरा रह बोलते हैं ना, तो वो कहेंगे कंप्यूटर, इतना ही कहते हैं ना, रह को तो बिल्कुल ही हटा देते हैं। ऐसे ही बच्चों, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं भाई, उनका अपनी जलवायु, अपने मौसम के कारण, अपने पर्यावरण के कारण भाई मुंह ठंडे देशों के लोगों का कम खुलता है। इस कारण से संस्कृत का कोई शब्द अगर वो बोलेंगे तो थोड़ा सा तो उसके उच्चारण में बदलाव होगा। तो ये बात आपको क्लियर हुई भाई कि शुरू में अपनी एक भाषा थी जो थी देव भाषा, उसमें जो उसके संस्कार होते गए उस कारण उसका नाम पड़ गया संस्कृत। और फिर संस्कृत से जो ये सारी भाषाओं में बहुत सारे शब्द गए हैं। इस परीक्षा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि दुनिया की लगभग सभी भाषाएं किस भाषा से बनी है? संस्कृत भाषा से बनी है। यहाँ तक स्पष्ट है सभी को? हम सभी ने शुरुआत की थी कि संस्कृत से या दुनिया की किसी एक भाषा से सारी भाषाएं निकली हैं। अब इस बात को कहने का आज क्या अपने को लाभ होगा? अपने देश में या दुनिया के देशों में भाषा के नाम पर जो झगड़े होते हैं, जो दंगे होते हैं ना, दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्य भी हिंदी का विरोध करते हैं समय समय पर। अगर हम भाई उन सभी को ये विश्वास दिला दें, ऐसा समझाने में सफल हो जाएं कि सारी भाषाएं संस्कृत या किसी एक भाषा से निकली हैं और वो भाषा हम सभी की सांझी है, हम सभी की सांझी विरासत है। सब जातियों को देखें, आज अलग अलग जातियां हैं ना, जातियों के नाम पे भी झगड़े होते हैं। तो क्या है, अगर हम सभी जातियों के गोत्रों को देखें तो बच्चों सारी जातियों के गोत्र हमें लगभग मिलते जुलते नजर आते हैं। भाई जाति तो अलग है लेकिन गोत्र समान है उनका। भाई जब गोत्र समान है उससे क्या साबित होता है? उससे ये साबित होता है बच्चों कि कभी जो ये जातियां आज अलग अलग हो गई, ये एक ही परिवार की सदस्य रही हैं। बदलाव कैसे आया? भाई एक ही पूर्वज के मान लीजिए 4 या 5 बेटे हैं, उनमें से एक तो पढ़ लिख के अच्छा एजुकेटेड हो गया, पढ़ाने का काम करने लग गया, उसको तो भाई विद्वान था, विद्वान को संस्कृत में ब्राह्मण कहते हैं, हिंदी में भी, तो उसको तो ब्राह्मण कह दिया, उसी से क्या हुआ कि ब्राह्मण जाति बन गई। दूसरे ने भाई मान लो सोने का काम करना शुरू कर दिया, उसको सुनार कहने लगे, लेकिन है तो एक ही पूर्वज की संतान है वो। तीसरे ने भाई मान लो चमड़े का काम करना शुरू कर दिया, उसको चरमकार या चमार लाके कहने, आज की भाषा में चमार कहते हैं। चौथे ने बच्चों क्या किया, मान लो मिट्टी के बर्तनों का काम शुरू कर दिया तो उसको कुम्हार लग के कहने। पांचवें ने भाई व्यापारी का बिजनेस में दिमाग चल गया, उसका तो व्यापार करना शुरू कर दिया तो उसको वैसे भैया बढ़िया लगे कहना पा।
तो बच्चों इसी प्रकार काम के आधार पर आगे अलग अलग जातियां बन गई, लेकिन शुरू में इनके जो गोत्र मिला है ना आज भी, उससे क्या साबित होता है बच्चों कि शुरू में ये जातियां एक ही परिवार की सदस्य थी। इसी प्रकार बच्चों अगर ये बात सभी जाति वाले लोगों को समझा दें कि भाई शुरू में तो आप सभी एक ही परिवार के सदस्य थे, इसीलिए हम सभी के गोत्र मिलते हैं और हमें जाति पाति के नाम पर नहीं लड़ना चाहिए, तो ये तो काफी भाई सभी की समझ में नहीं आएगी। कम से कम 60-70% लोग समझेंगे कि नहीं। तो जो जात पात के नाम पर गांव में झगड़े होते हैं, खून खराबे होते हैं, वो बंद होंगे कि नहीं? कम से कम आधे तो खत्म हो जाएंगे। वैसे ही अपने देश में धर्म और मजहब के आधार पर भी झगड़ा होता है कि नहीं? लेकिन बच्चों ये कड़वी सच्चाई है कि अपने देश में आज जो मुसलमान है ना, वो कभी ना कभी बच्चों हिंदू परिवार का ही सदस्य थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे विदेशी लुटेरे आते थे ना, वो भाई धन तो यहाँ का लूटते ही थे, साथ में अपने लोगों को एक तो बहला फुसला कर या तलवार का डर दिखाकर वो भाई उनका धर्म भी परिवर्तन करवाते थे। और क्या हुआ बच्चों, उस समय जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया वो आज बिल्कुल अलग महसूस करते हैं अपने आप को। लेकिन वास्तविकता बच्चों ये है कि वो मुस्लिम और भारत के ईसाई ये सारे भाई कभी हिंदू परिवार के सदस्य थे, और जो अपने बौद्ध जैन और सिख रह गए वो तो अपने परिवार का सदस्य है ही आज भी। तो हम सभी ने क्या करना है बच्चों, जैसे सभी को ये बताएं कि सभी जातियां परिवार की सदस्य थी, उसी में से निकली थी, और लोगों को ये बताएं कि शुरू में हम सभी का एक ही धर्म था, वो था भाई मानवता का धर्म, और वो भाई जब से धरती बनी तभी से है, इसीलिए उसको अपन ने क्या कह दिया सनातन, क्योंकि वो सदा से है भाई जब से धरती शुरू हुई वो तभी से है, और मानवता का धर्म जब तक धरती रहेगी तब तक रहेगा भाई, वो सदा से है, इसीलिए उसको सनातन कह दिया। नहीं तो और कोई मजहब नहीं अपना, उसी में से बाद में अलग अलग मजहब लोगों ने बना लिए अपने स्वार्थों के कारण। तो ऐसे ही बच्चों यदि हम सभी भाषा अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को ये समझाने का, ये बताने का प्रयास करें कि हम सभी की भाषाएं किसी एक भाषा से निकली है, और उस एक भाषा परिवार की सदस्य सभी भाषाएं हैं, तो अपने देश में जो भाषा के नाम पर जो विवाद खड़ा होता है वो काफी हद तक खत्म हो सकता है कि नहीं? अच्छा। तो ये बच्चों पहले आपने सीखनी है बातें, और फिर अपने माता पिता को, अपने परिवार के लोगों को जब ऐसी बात चले ना कोई, तब उनको भी समझाना है कि हमारा शुरू में धर्म भी एक ही था, जाति भी एक ही थी, और भाषा भी एक ही थी। और यदि हम ये समझाने में सफल हो गए तो भाई अपने देश की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। भारत सरकार ने इसी कारण से भी ये कार्यक्रम शुरू किया है कि स्कूल लेवल पर बच्चों को ये चीजें बताई जाएं। आप सभी बच्चों ने ध्यान से सुना भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।